स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमने अपना चैप्टर 1 पढ़ा था मैटर के बारे में, और हमने जाना था कि हर मैटर किसका बना है, पार्टिकल्स का बना है। और हमारे आसपास सभी चीजें क्या है, मैटर हैं। तो हमारे आसपास ये जो सब चीजें मैटर हैं, ये किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल की बनी है। लेकिन क्या ये सभी मैटर एक ही तरीके के पार्टिकल के बने हैं? जैसे कि ये मेरे आसपास घूम रही एयर, क्या एयर के अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल हैं? हमें पता है कि एयर के अंदर हमारी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल भी है। अब मैंने देखा कि एयर के अंदर इतनी अलग अलग चीजें हैं, तो क्या इन सब चीजों के जो पार्टिकल है वो एक जैसे होंगे? नहीं, हमें पता है ना कि ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अलग होते हैं, और डस्ट पार्टिकल के तो इनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो हमें ये पता लगा कि जो हमारे आसपास एयर है उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एयर क्या मेरे लिए प्योर हुई? एयर क्या हमारे लिए प्योर हुई? हमारे लिए तो प्योर क्या चीज होगी? जैसे कि अगर मैं कह दूं कि अपनी मम्मी से कि मम्मी क्या ये मिल्क प्योर है, वो तो कह देंगी बिल्कुल एकदम प्योर गाय का मिल्क है ये। लेकिन क्योंकि हम साइंस के पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमने अभी जाना कि हमारे आसपास मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स की बनी है। जैसे कि मिल्क के अंदर भी क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाटर है, इतनी चीजें हैं हमारे मिल्क के अंदर, है ना। मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। तो क्या इन सभी के पार्टिकल्स एक जैसे हैं? कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के, वाटर के, इनके पार्टिकल्स भी अलग अलग है। तो मेरे को ये पता चला कि हमारे आसपास की मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या नहीं है, प्योर नहीं है। तो मुझे एक सवाल का जवाब मिल गया, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मेरे आसपास जो सभी चीजें हैं, जो मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं? मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास अगर कोई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैटर है जिसके सभी पार्टिकल्स एक जैसे हैं, उनका केमिकल नेचर बिल्कुल एक जैसा है, एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स है वो, ठीक है, वो सारे पार्टिकल्स आपस में क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो मैं उस मैटर को क्या कह दूंगा? मैं उस मैटर को कह दूंगा सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस होते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और क्या मेरे आसपास ये चीजें सब्सटेंस हुई? जैसे कि अगर मैं कह दूं कि ये तकिया एक सब्सटेंस है, कह सकता हूं क्या मैं इसे सब्सटेंस? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हम साइंस पढ़ने वालों के लिए सब्सटेंस कौन हुआ? जो कि एक सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसके अंदर एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं, जिसके पार्टिकल्स क्या ना हो, एक दूसरे से अलग ना हो, उनका केमिकल नेचर सबका एक जैसा हो। तो हमारे लिए सब्सटेंस कौन हुए? जो एक तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो हुए सब्सटेंस। तो मोस्ट ऑफ द चीजें क्या हमारे आसपास सब्सटेंस है मैं बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि जैसे दूध है वो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो भी प्योर नहीं है। एयर जो कि अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो भी प्योर नहीं है। ये बोर्ड, ये शर्ट, ये मार्कर की इंक, क्या एक सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनी है? नहीं। तो मेरे पास अगर मैं कह दूं ऐसी चीजें, ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल की नहीं है, यानी कि सिंगल सब्सटेंस की नहीं है। तो मैं ऐसी चीजों को क्या नाम रखूंगा? मैं ऐसी चीजों का नाम रख दूंगा क्योंकि वो अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है, मिली हुई है वो आपस में। और मिली हुई चीजों को हम क्या कह देते हैं? उन्हें हम कह देते हैं मिक्सचर। क्या कह देते हैं? मिक्सचर। तो मेरे पास ज्यादातर आसपास चीजें क्या हैं? मिक्सचर हैं, जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स या फिर एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बनी है, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बनी है, उन्हें हम कह देते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर में आगे जानने से पहले आपने कई जगह या तो देखा होगा या सुना होगा कि समुद्रों का पानी इकट्ठा किया जाता है एक जगह, है ना, फिर उसे क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाया कैसे जाता है? इवेपोरेशन होता है उसका, है ना। और इवेपोरेशन के बाद उसमें क्या बच जाता है? नीचे गड्ढों में नमक बच जाता है। तो इस तरीके से कुछ समुद्रों के पानी से नमक निकाला जाता है। तो हमने क्या किया इसमें? क्या खुद से कोई केमिकल वगैरह डाला, कुछ ऐड किया? नहीं, बस समुद्रों का पानी उठाया, एक जगह गड्ढे में डाल दिया, जिससे उसका क्या हुआ? इवेपोरेशन के बाद उसमें से नमक मिल गया। तो एक तो हमें ये चीज पता चली कि इसमें हमने कोई
केमिकल प्रोसेस यूज नहीं किया, एक फिजिकल प्रोसेस से हमने पानी को नमक से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और एक ये चीज पता चली उनके अलग होने की वजह से कि उनमें पानी में नमक मिला हुआ था, है ना। तो पानी में से नमक को मैंने क्या किया, फिजिकल प्रोसेस से अलग कर दिया। लेकिन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते कौन, सब्सटेंस। यानी कि जो एक मिक्सचर था, समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ, वो क्या था, सब्सटेंस नहीं था, वो एक मिक्सचर था, है ना। अब ये कह रहा है कि इस मिक्सचर को हमने अलग किया किससे, फिजिकल प्रोसेस से। लेकिन जो अलग होने के बाद बच के आया नमक, वो नमक क्या होता है, हम जो घरों में नमक यूज करते हैं या रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा होगा टेबल पर नमक रखा रहता है, वो तो उसको एक कॉमन नेम देते हैं, क्या, टेबल सॉल्ट। क्या नेम देते हैं, टेबल सॉल्ट नाम दे देते हैं उसको। और ये जो टेबल सॉल्ट एक कॉमन नेम है ना इसका एक केमिकल नेम भी है, हम इसको एक केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। आपने सुना होगा कि सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते थे जनरली, क्योंकि हम घरों में ये सोडियम, वैसे तो सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट है इसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने घरों में, ठीक है। और यही रेस्टोरेंट वगैरह में टेबल पर रखा रहता है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम का सिंबल Na और क्लोराइड का होता है क्लोरीन, तो NaCl ये होता है। अब जो ये निकल के आया समुद्र के पानी में से अलग हुआ NaCl, ये कह रहा इसे अलग कर दिया हमने फिजिकल प्रोसेस से, समुद्र के पानी से। लेकिन ये जो NaCl है इसको हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, इसको अलग करने के लिए हमें केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि जो अगर मैं नमक का ये एक पार्टिकल लिया, मैंने एक दाना लिया नमक का एक पार्टिकल, उसमें मेरा सोडियम क्लोराइड था, अगर मैं बहुत सारा नमक ले लूं, एक चम्मच भर के नमक ले लूं, तो ये कह रहा है कि तो जो एक चम्मच भर के अगर मैं एक नमक ले लूं तो इसके हर दाने में क्या पाएगा, हर पार्टिकल में मिलेगा NaCl। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हर पार्टिकल में अगर NaCl है, इसका हर पार्टिकल अगर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसका मतलब इसका हर पार्टिकल क्या आपस में एक जैसा है, हर पार्टिकल का केमिकल नेचर एक जैसा है ना, एक ही टाइप का पार्टिकल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये कोई मिक्सचर नहीं है, भले ये दो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना, लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है, एक सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इसका हर पार्टिकल में, साल्ट के हर पार्टिकल में क्या है, साल्ट के हर पार्टिकल में क्या, सोडियम क्लोराइड है, तो हर पार्टिकल एक जैसा है। अब इसकी क्या बात आ रही है कि क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो हमारा सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर तो है नहीं, लेकिन जब मैंने नमक को, इस नमक को किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया, तो क्या बना मेरा ये एक मिक्सचर बन गया, है ना। ये मेरा नमक था, देखो, है ना, ये मेरा क्या एक नमक है, इसको मैंने इस पानी में मिला दिया, और जैसे ही मैंने इसको पानी में मिलाया तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। कैसा, क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं ये किस तरीके का मिक्सचर बना है। अगर मैं इसकी कोई भी पानी की कोई भी ड्रॉप ले, अब पानी में क्या मिला हुआ है, इसमें वाटर में साल्ट मिला हुआ है, अब मैं इस साल्ट वाले वाटर की कोई भी ड्रॉप लूं तो इसकी हर ड्रॉप में क्या है, सेम टेस्ट आएगा। मैंने अभी एक ड्रॉप ली उठा के, उसमें एक टेस्ट आया, साल्टी टेस्ट आया, अब दूसरी एक और ड्रॉप लूं, है ना, ऐसी कितनी बार भी कितनी ड्रॉप ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा कि सेम टेस्ट आएगा, हर बार सेम साल्टी टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि एक चम्मच में ज्यादा नमकीन लग रहा है टेस्ट और एक चम्मच में कम नमकीन टेस्ट लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसके नमक के पार्टिकल्स थे ना, साल्ट के, वो पूरे वाटर के पार्टिकल्स में पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हुए और इवन यानी बराबर मिक्स हुए, एक जैसे मिक्स हुए पूरे वाटर में। यानी कि इनका जो कंपोजिशन रहा थ्रू आउट, वो कैसा रहा, एक जैसा रहा। जब मैंने साल्ट को मिला दिया वाटर में तो उनका कंपोजिशन क्या रहा, एक जैसा रहा, यानी कि थ्रू आउट कंपोजिशन रहा। मतलब पूरे मिक्सचर में जो नमक और पानी है वो बराबर मिले हुए हैं हर जगह पर पे, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को जब हम क्या देखें कि जो पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं और एक मिक्सचर तैयार हो, और वो कुछ इस तरीके से मिक्स हो कि उनका जो कंपोजिशन है वो क्या रहे, थ्रू आउट सेम रहे, बराबर रहे, एक जैसा कंपोजिशन रहे पूरे मिक्सचर में, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारे मिक्सचर है इसकी भी टाइप होती है दो। एक टाइप हमने देख ली होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें कि
एक जैसा जो है पूरे आउट थ्रू आउट कंपोजिशन रहता है। लेकिन अगर मैं एक कोई ऐसा सॉल्यूशन लूं, जैसे कि मेरा वाटर है और इसमें मैंने मिला दी मिट्टी, क्या मिला दी इसमें मैंने? सॉइल मिला दी। और जब मैंने इसमें सॉइल मिलाई, इसे मैं जितना मर्जी डिसोल्व कर लूं, आप देख सकते हैं इसको डिसोल्व करने के बाद आपको ऊपर तो दिख रहा होगा हल्का हल्का, है ना, ऊपर दिख रहा होगा हल्का हल्का पानी दिख रहा होगा, लेकिन नीचे थोड़ा सा गाढ़ा है। और आप इसमें जब भी देखेंगे, आप अपने घर पे भी करके देखना कि मैंने सोयल को जब वाटर में मिलाया तो कहीं तो इसकी डेंसिटी ज्यादा रह गई, है ना, मतलब कहीं तो मिक्स हुआ ज्यादा और कहीं जो इसकी जो मिक्स हुआ ये कम मिक्स हुआ है ना, आपको नजर आ रहा होगा, कहीं हल्का है कहीं गाढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है ना, इसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, एक जैसा कंपोजिशन नहीं है इसका, मतलब पूरी तरह एक जैसा मिलाव नहीं है। मिलावट जो हुई है पूरे एक मिक्सचर में वो एक जैसी नहीं हुई, कहीं ज्यादा मिल गए कहीं कम मिल गए। तो इस तरीके के मिक्सचर को जहां एक जैसा ना मिक्स हो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस बोल देते हैं एक प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि स्पेलिंग याद रहे। तो कैसे बोल सकते हो? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जीनियस से याद रखो हेट्रोजीनियस, तो याद हो जाएगा। वैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हेट्रोजीनियस, है ना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो ये हमारे दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर आ गए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमने होमोजीनियस में तो देख लिया कि इसका क्या एग्जांपल देखा हमने इसका एग्जांपल देखा साल्ट इन वाटर, कि जब मैंने साल्ट को या फिर शुगर को भी मिला लूं, है ना, साल्ट इन वाटर ले लूं, है ना, क्या लूं? साल्ट इन वाटर। तो ये भी कैसा रहा मेरा? एक होमोजीनियस मिक्सचर रहा। या फिर मैं शुगर को भी वाटर में मिला लूं। शुगर क्या है? शुगर जैसे साल्ट का एक ही कंपोजिशन है ना पूरा, वो एक सब्सटेंस है, ऐसे शुगर भी एक सब्सटेंस है, उसमें हर पार्टिकल उसके एक जैसे है। तो अगर मैं वाटर में मिलाऊं उसे शुगर को, तो उसका भी कंपोजिशन कैसा मिल रहेगा? एक जैसा कंपोजिशन रहेगा पूरे में, तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, वो भी इसका एग्जांपल है। लेकिन जो मैंने अभी लिया ये क्या? सोइल इन वाटर। क्या लिया? सोइल इन वाटर। इसमें आपको साफ साफ दिखा, क्या दिखा साफ साफ? कि इसमें आपको साफ साफ ये दिखा कि कहीं तो एक जैसा मिक्स, कहीं तो कम मिक्स हुआ, कहीं ज्यादा मिक्स हुआ है, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। कैसे? एक तो हो गया हमारा जिसमें हमें साफ साफ नजर आ जाए कि कहीं कम मिक्स हुआ कहीं ज्यादा। लेकिन एक मिक्सचर ऐसा होता है, वीडियो की शुरुआत में याद है ना कि मैंने कहा था मिल्क प्योर नहीं है, इसका मतलब ये क्या? मिक्सचर है। अगर प्योर होता तो ये सब्सटेंस कहलाता, लेकिन ये मिक्सचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ये पूरा एक जैसी डेंसिटी इसकी, हर जगह सेम टेस्ट है ना, हर पार्टिकल हर जगह इवनली कंपोजिशन है। लेकिन जिसका कंपोजिशन होता है, जो इसके अंदर क्या क्या है, फैट, प्रोटीन और वाटर वगैरह, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। आपने घर में देखा होगा मिल्क में ऊपर ऊपर कुछ मलाई जम जाती है, गाढ़ा गाढ़ा, है ना। कहीं जब आप ज्यादा समय तक रख के छोड़ दो तो हल्का हल्का सा बिल्कुल सरफेस पे, ज्यादा पूरा ऐसा नहीं होगा, फर्क साफ नजर आ जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं सोयल वाले में 2 मिनट ये रखे हुए, आपको साफ फर्क नजर आ रहा है कि नीचे सरफेस में तो बैठ गए ज्यादा मोटे मोटे पार्टिकल, ऊपर रह गए कम कम पार्टिकल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन एक पतली सी बहुत ही लेयर ऐसी होगी जिसमें पार्टिकल सबसे ऊपर वाली लेयर में क्या होंगे? कम होंगे। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को भी हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें हमें लग तो रहा है कि इवनली कंपोजिशन है, उसका एक जैसा कंपोजिशन है, पर असल में है नहीं। तो इनका भी हम क्या रखते हैं? नाम अलग अलग रखते हैं, जिसमें एक जैसा हमारा कंपोजिशन लग रहा है पर असल में है नहीं, है ना, देखने में। उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना, उनको हम कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे ये हो गया मेरा मिल्क इन वाटर। क्या हो गया? मिल्क इन वाटर। ये हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन, है ना। तो इसकी भी क्या होती है हमारी? इसकी भी हमें पता चला कि 2 टाइप है। एक तो हो गई कोलोइडल, है ना, एक तो हो गई कोलोइडल, और एक ये जो हमने देखा सोयल वाला, सोयल इन वाटर। ये सोयल इन वाटर जो हमने देखा ना, जिसमें अनइवन साफ साफ नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसकी दूसरी टाइप। क्या बोल देते हैं? इसकी दूसरी टाइप, जो कि क्या है हमारी? सस्पेंशन। क्या है? सस्पेंशन। तो ये तो हो गई हमारी मिक्सचर की टाइप्स की, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में देखा हमने कि एक क्या तैयार हुआ? एक मिक्सचर ऐसा तैयार हुआ जिसमें क्या है? सब इवनली मिक्स्ड है, और उसका भी हम एक नाम रख देते हैं, क्या? सॉल्यूशन।
ये क्या तैयार हुआ बनके, सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है। तो अब हमारे पास जो मिक्सचर्स आ गए हैं निकल के, वो कैसे आ गए हैं, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर में भी हमने देखा कि सॉल्यूशन होता है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में हमने देखा कि एक होता है कोलोइडल और एक होता है सस्पेंशन। अब हम देखेंगे किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो हमने सॉल्यूशन देखा, वो हमने जाना कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, और उनका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहे। इसका मतलब कि वो जब डिसॉल्व हुए हैं, आपस में मिक्स हुए हैं, तो उनका जो हर एक पार्टिकल है या हर एक जो पार्ट है उसके अंदर सभी पार्टिकल्स आपस में पूरी तरह मिक्स हो गए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कम मिक्स हुए, कहीं ज्यादा मिक्स हुए, हर हिस्से में, हर पार्ट में बराबर मिक्स हुए दोनों ही हमारे सब्सटेंसेस के हर एक पार्टिकल। उसको कह दिया हमने सॉल्यूशन। जैसे कि हमने देखा लेमनेड, कि पानी में मैं नींबू का रस निचोड़ के उन्हें मिक्स कर दूं, तो वो क्या हुआ, एक लिक्विड था वाटर, उसके अंदर दूसरा लिक्विड वाटर लेमनेड जो हमने मिक्स किया, वो क्या कर दिया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो वो बना हमारा क्या, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। फिर उसके बाद हमने अभी देखा था साल्ट इन वाटर। तो साल्ट इन वाटर क्या होता है, हम साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, वो भी हमारे कैसे थे, होमोजेनियस मिक्सचर थे, और ये भी कंप्लीटली जो है थोरोली मिक्स हो जाते हैं। तो इनका कंपोजिशन भी थ्रू आउट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हमने देखा साल्ट इन वाटर भी पूरी तरीके से मिक्स हो गया, और वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर बना। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको हमने बोला सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन सुनते ही हमारे माइंड में ये आता है कि हमने क्या लिया, कुछ लिक्विड लिया और उसके अंदर कुछ मिक्स कर दिया। तो जरूरी नहीं कि लिक्विड में ही कुछ चीजें मिक्स हो, है ना। जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड में लिक्विड भी मिक्स कर दिया हमने। फिर हमने देखा कि जो साल्ट है वो वाटर में मिक्स किया, तो साल्ट क्या है, एक सॉलिड है, और जो हमारा वाटर है वो क्या है, एक लिक्विड है। तो सॉलिड भी लिक्विड में मिक्स हो सकता है। इसी तरह आपने सोडा वाटर पिए हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिए हैं, तो इनमें सोडा वाटर में क्या होता है, इनमें गैस भरी होती है। जब आप ढक्कन खोलते हो उसमें से गैस निकलती है ना, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक होती है, आपने उसे हिलाया, फिर ढक्कन खोला, कैसे ऊपर से उछल के आती सारी, क्योंकि उसमें गैस बन जाती है। तो यानी कि गैस भी लिक्विड में मिक्स होती है ना। तो गैस भी क्या होती है, लिक्विड में मिक्स होती है। और ऐसा तो नहीं वो मिक्स जो हुई है वो आपको अलग से दिख रही हो, वो ऐसा अलग से नजर नहीं आती, क्योंकि वो उसमें कंप्लीटली मिक्स हो रखी है ना, पूरी तरह उसका भी कंपोजिशन सेम है। तो वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि वो भी एक सॉल्यूशन है। तो ये कह रहा है कि लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड भी मिला सकते हो, लिक्विड में सॉलिड भी मिला सकते हो, लिक्विड में गैस भी मिला सकते हो, वो हमारा एक सॉल्यूशन तैयार होता है। अब सिर्फ लिक्विड में ही नहीं, हम सॉलिड में सॉलिड भी मिला सकते हैं। जैसे कि हमारे एलॉयज सुने ना आपने, अलॉय व्हील होते हैं गाड़ियों में, है ना, बाइक में। तो ये अलॉय व्हील क्या है, ये अलॉय असल में मिक्सचर है। और मिक्सचर किसका है कि एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड हमने क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे कि ये हमारी जो अलॉयज हुई क्या हुआ, एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिला। जैसे कि ये दो मेटल आपस में मिक्स कर दिए। हमने पढ़े ना कि हमारे कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब दो मेटल आपस में मिला दो, या तो ये एक मेटल के साथ दूसरा कोई नॉन मेटल मिला दो, तो वो क्या कहलाता है, अलॉय कहलाता है। तो है तो असल में सब मेटल हो नॉन मेटल हो, है तो सॉलिड ही। तो मेटल में चाहे मेटल मिलाऊं, ये मेटल में नॉन मेटल मिलाऊं, वो जो अलॉय बन रहा है वो एक सॉलिड है दोनों। तो सॉलिड में भी सॉलिड मिक्स हो सकता है ना। ये तो रही बात लिक्विड की। अब सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो सकता है, इसी तरह सॉलिड में लिक्विड मिक्स हो सकता है, और सॉलिड में गैस भी मिक्स हो सकती है। ठीक है, इसी तरह गैस में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, गैस के अंदर भी क्या मिक्स रहते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स। जैसे कि आपकी एयर है, एयर के अंदर गैस में गैस तो है ही, जैसे एयर के अंदर हमारी क्या है, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में, उससे कम ऑक्सीजन है, उससे कम बाकी सारी 1% में सारी गैसेज है। ये दोनों मिलकर 99% कर लेती है। तो गैस में गैस भी मिक्स हो रही है हमारी, है ना। फिर गैस के अंदर मॉइस्चर भी होता है, तो गैस के अंदर लिक्विड भी मिक्स हो जाता है, गैस के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो जाता है। तो किसी भी एक मैटर के अंदर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई नहीं, जिसमें दूसरी स्टेट्स ऑफ मैटर मिक्स हो जाए, लेकिन कुछ इस तरह मिक्स हो कि कंप्लीटली मिक्स हुई है, जो उनका कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है, मतलब उनका हर एक पार्ट में जो है बराबर मिक्स हुए। वो ऐसे नहीं कि किसी कोई एक पार्ट मैंने उठाया उसका, उसमें वो ज्यादा मिक्स हो रखे हैं अच्छी तरीके से आपस में, और किसी एक पार्ट में वो इतनी अच्छे से आपस में मिक्स नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को भी किसी में मिला, लेकिन शर्त ये है कि
पूरी तरह मिक्स होंगे सब कुछ आपस में, तब वो क्या कहलाएंगे, तब वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जांपल अलॉय का क्या है, ब्रास है, ये भी एक हमारा क्या सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 30% क्या रहता है, जिंक रहता है और 70% कॉपर रहता है। ठीक है, अभी जो हमने देखा कि जो सॉल्यूशंस है जो कि एक्चुअली हमारे होमोजेनियस मिक्सचर है, इन सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें आपस में मिक्स हो रही है ना, क्योंकि मिक्स हो रही है, मिक्सचर है ये, है ना, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर है पर है तो मिक्सचर ही, और मिक्सचर होने के लिए कम से कम दो चीजें आपस में जुड़ेंगी। ऐसा तो नहीं कि मैं खुद से ही जुड़ जाऊंगा, मुझे जुड़ने के लिए कोई चाहिए, साथ में मेरे दोस्त आ जाएंगे तब मैं उनके साथ घुल मिल जाऊंगा, उनके साथ जुड़ जाऊंगा। तो क्या हुआ कि मुझे जुड़ने के लिए कोई चाहिए, या किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से जुड़ने के लिए कोई चाहिए होगा ना, तभी तो जुड़ेगा। एक सब्सटेंस खुद से थोड़ी जुड़ जाएगा, तो जुड़ने के लिए या मिक्स होने के लिए कम से कम दो सब्सटेंस चाहिए, या दो से ज्यादा भी आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो जब इस तरीके से कुछ सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाए और मिक्सचर बना ले, और कैसा मिक्सचर बना ले, होमोजेनियस, जो कि सॉल्यूशन कहलाए, उसके अंदर एक हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा ऑब्वियसली, है ना, और एक कम मात्रा में होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने हमेशा ही क्या हो रहा है कि एक जो है बराबर मिल रहे हैं आपस में, है ना, दो चीजें आपस में हमेशा बराबर मिल रही है ना, उनके अंदर पार्टिकल्स आपस में पूरी तरह बराबर मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं दोनों की मात्रा मैंने सेम ली। जैसे अभी मैंने नमक लिया, वो 1 चम्मच लिया, लेकिन वाटर लिया मैंने पूरा गिलास भर के। ऐसा तो नहीं कि नमक भी गिलास भर के लिया, वाटर भी गिलास भर के लिया। या फिर जो गैस है उसके अंदर देखो नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है, एयर हमारी, और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में, और दूसरे गैसेस आर्गन वगैरह ये सब और कम मात्रा में। तो कोई ज्यादा मात्रा में होता है सॉल्यूशन में और कोई कम मात्रा में होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो होता है हमारा सोलवेंट, मतलब, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या करेगा, कम मात्रा वाले को अपने अंदर मिला लेगा, है ना। जो ज्यादा मात्रा में है वो कम मात्रा वाले को अपने अंदर मिला लेगा। तो सोलवेंट कौन हुआ, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है कोई दूसरा अदर कंपोनेंट, है ना। ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है, सोलवेंट जो है सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है कोई दूसरा कंपोनेंट, है ना, और इसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है तो ये ज्यादा मात्रा में होता है। वही सोलवेंट के अंदर जो मिलाया जा रहा है उसको कह देते हैं हम सोल्यूट। क्या कह देते हैं, सोल्यूट। ठीक है, ये सोल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व किया जा रहा है किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। तो ये डिसॉल्व किया जा रहा है तो ये कम मात्रा में होगा। तो ये हुए हमारे सोलवेंट और सोल्यूट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब हम देखते हैं हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि सॉल्यूशन एक हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, तो ये भी तो इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। और इसके अलावा हमने देखा था सॉल्यूशन के अंदर हमारे दो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, एटलीस्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो मिक्स हो रहे हैं उनमें एक रहता है ज्यादा मात्रा में जिसके अंदर कुछ मिलाया जा रहा है, वो कहलाता है सोलवेंट। और जो मिलाया जा रहा है उसको कहते हैं हम सोल्यूट। जैसे कि शुगर इन वाटर, है ना, शुगर सोल्यूट हो गया, वाटर सोलवेंट हो गया। साल्ट इन वाटर, साल्ट हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सोलवेंट। तो ये हमारे सॉल्यूशन रहे कुछ। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से आपस में मिल गए और सॉल्यूशन कहलाए, मतलब इनका कोई भी मैं पार्ट उठाऊं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पार्टिकल्स हर जगह पे। पूरे सॉल्यूशन में कोई भी पार्ट इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स मिलेंगे इसमें। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे रहते हैं, वो रहते हैं 1 नैनोमीटर साइज के, मतलब वो हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं कि आपस में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जिस वजह से हम क्या कहते हैं इसको कि ये लाइट को क्या नहीं कर सकता, स्कैटर नहीं कर सकता। क्योंकि लाइट अगली क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है स्कैटर होती है कब, जब उसके रास्ते में कोई बड़ा पार्टिकल आ जाए। लेकिन इतने छोटे छोटे पार्टिकल है इसके कि लाइट को स्कैटर ही नहीं कर सकते। अब क्योंकि लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते तो इनके अंदर से जो लाइट पास हो रही होगी वो जिस पाथ पे जा रही होगी उसी पाथ से सीधी चली जाएगी, कोई और नया पाथ इसमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, नया कोई पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। लाइट फैलेगी तभी तो कोई पाथ बनेंगे। अगर लाइट फैल नहीं रही है, जैसे आ रही है वैसे जा रही है, तो नए पाथ हमें उसमें नजर नहीं आएंगे। जैसे कि ये मेरा है एक साल्ट सॉल्यूशन जो अभी हमने करके देखा था, इसमें हम क्या करके देखेंगे, लाइट पास करके देखेंगे। अब ये मेरा साल्ट सॉल्यूशन जो भी मैंने बनाया था, 1 चम्मच साल्ट को मैंने किया वाटर में मिला दिया।
आप देख सकते हैं इसमें क्या पार्टिकल्स कुछ नीचे बैठ गए हैं। हमें ऐसा तो नहीं हुआ कि पार्टिकल्स इसमें नीचे बैठ गए, क्योंकि जैसा मिलाया था वैसा पूरी तरह मिल गया था, यूनिफॉर्मली मिल गया था। जो कंपोजिशन है वो सेम था थ्रू आउट इसका। तो इसके जो पार्टिकल्स होते कभी भी नीचे नहीं बैठते, एक बार आपस में मिक्स हो गए तो हो गए, आपस में उनका बॉन्ड बन गया, आपस में उन्होंने हाथ मिला लिया तो मिला लिया, वो फिर हाथ छुड़ा के नीचे नहीं बैठते इसके पार्टिकल्स। और यही क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे सोल्यूट के, वो कभी भी सेपरेट नहीं होते फिल्ट्रेशन से। मतलब इसको मैं कितना भी छान लूं, जो नमक है ना अब इसमें जो घुल चुका है पानी में, वो घुला ही रहेगा, वो डिसोल्व ही रहेगा। और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में बैठते नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, स्टेबल सॉल्यूशन है ये। अब इसकी ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि लाइट को क्या नहीं करता, स्कैटर नहीं करता, जिस वजह से लाइट फैलती नहीं है। जैसे लाइट आएगी वैसे चली जाएगी और पार निकल जाएगी, और नया कोई पाथ इसमें विजिबल नहीं होगा। देखिए ये मेरी क्या है, एक लाइट है, मैं इसमें नजर आ रहा होगा आपको कि मैं इधर से लाइट मार रहा हूं और ग्लास के अंदर लाइट जो है इसके अंदर से पास होकर के जा रही है और आर पार निकल रही है ना। लाइट को इसमें कोई स्कैटर तो नहीं हो रही, तो हमें ये भी वेरीफाई हो गया कि इसमें लाइट क्या नहीं होती, स्कैटर नहीं होती। तो अभी हमने जाना हमारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा क्या सॉल्यूशन और क्या नहीं है ना। कोई मिक्सचर जो होगा हमारा सॉल्यूशन कब होगा और कब नहीं होगा। अब इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने गिलास के अंदर जब नमक मिलाया वो पूरी तरह उसमें मिल गया है ना। तो मैंने उसमें नमक जो मिलाया था वो 1 चम्मच मिलाया था, लेकिन अगर मैं 1 चम्मच की जगह बिल्कुल थोड़ा सा नमक मिलाऊं तो, क्योंकि 1 चम्मच जब मैंने इसमें नमक मिलाया पानी में, वो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ जिसमें सॉल्यूट था साल्ट और सॉल्वेंट था वाटर। तो वो सॉल्यूट मैंने इतना 1 चम्मच मिला दिया कि जैसे मैंने एक सिप भरी तो मेरा मुंह तुरंत जो है नमकीन इतना ज्यादा हो गया कि मुझे और ज्यादा जाके पानी पीना पड़ा है ना, नॉर्मल वाटर पीना पड़ा नॉर्मल करने के लिए अपने टेस्ट को, है ना, अपनी टंग को। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी मात्रा उसमें जो है, उसकी अमाउंट उसमें ज्यादा हो गई थी। लेकिन अगर मैं बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट उसमें डालूं तो अपने टेस्ट के अनुसार, तो मैं कहूंगा कि उसके अंदर जो सॉलिड मैंने साल्ट डाला वो काफी कम अमाउंट में रहा। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाया है, अगर उसमें सॉलिड बहुत ही कम मात्रा में रहे, लिटिल मात्रा में रहे, तो हम उसको बोल देते हैं डाइल्यूट। वही उसके अंदर अगर कंसंट्रेशन जो उसकी अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए सॉल्यूट की, सॉल्वेंट में, है ना, ज्यादा मिला दूं, तो हम कहेंगे उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया वो, है ना, सॉल्यूट की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं उसमें अब भी रुकू ना नमक मिलाने से, तो अब और ज्यादा नमक मिलाऊं, या अगर शुगर मिला रहा हूं वाटर में तो और ज्यादा शुगर मिलाता जाऊं। मतलब कोई भी अगर सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं कि साल्ट इन सॉल्यूशन या शुगर इन साल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, ये कह रहा है कि मैं तब तक मिलाना बंद ना करूं जब तक कि उसमें वो नमक या चीनी घुलनी बंद ना हो जाए पानी में, है ना। कि पानी में नमक मिला रहा हूं तो तब तक मिला रहा हूं जब तक और नमक घुल ही नहीं सकता, या पानी में चीनी मिला रहा हूं तो तब तक चीनी मिलाए जा रहा हूं और चीनी डाले जा रहा हूं कि जब तक चीनी उसमें घुलनी बंद ना हो जाए, और जो मैं एक्स्ट्रा चीनी डाल रहा हूं वो नीचे बैठ रही है। अब घुलनी चीनी बंद हो गई, या नमक मिलाया तो वो अब घुलना बंद हो गया, नीचे बैठ गया जो भी नमक एक्स्ट्रा मैं डाले जा रहा हूं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसमें जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं सोलवेंट में, वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो गया है एक लिमिट तक ही, वो क्या होता है उसमें डिसॉल्व होता है। तो वो एक जो पॉइंट अचीव हो गया हमारा सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन को कह देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। अभी हमने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो कंसंट्रेशन रहती है सॉल्यूशन की, वो 3 तरह से रह सकती है। जब हम थोड़ी सी अमाउंट मिलाए सॉल्वेंट में सॉल्यूट की तो वो डाइल्यूट हो गया, है ना, लिटिल अमाउंट मिलाए तो डाइल्यूट हो गया। जब हमने थोड़ी ज्यादा अमाउंट मिला दी तो वो कंसंट्रेटेड कहलाया, है ना। सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा अमाउंट हो गई सॉल्यूट की तो वो कहलाया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन जब हमने तब तक सॉल्यूट मिलाया जब तक कि सॉल्यूट मिलना बंद हो गया सॉल्वेंट में, तो हमने उसे क्या नाम दे दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम उतना डिसॉल्व कर दे सॉल्यूट जितना कि डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर पर। मतलब अभी मैंने एक रूम टेम्परेचर लिया, इसमें मैं जो है गिलास के अंदर क्या करूंगा, नमक मिलाऊंगा पानी के अंदर और तब तक मिलाऊंगा जब तक कि मिलना बंद ना हो जाए इस रूम टेम्परेचर पर, है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि इस रूम टेम्परेचर, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था
कि जब हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो उनके बीच में जो जगह होती है खाली, वो बढ़ जाती है ना। तो उस खाली जगह के बढ़ने की वजह से उसमें और ज्यादा सॉल्यूट मिल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर एक ही उसकी क्या रहेगी, कैपेबिलिटी रहेगी सॉल्यूट को घोलने की, है ना। तो ये कह रहा है कि ये अगर हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि ये एक टेम्परेचर है, तो उसमें जो हमने सॉल्वेंट लिया उसमें सॉल्यूट एक लिमिट तक घुल सकता है, और जो लिमिट रहेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, उस लिमिट तक घुलने के बाद वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो जो लिमिट थी कि इस लिमिट तक ही जो मेरा सॉल्यूट है वो घुल सकता है सॉल्वेंट में एक एट गिवन टेम्परेचर, उस लिमिट को मैंने क्या नाम दे दिया, सोल्यूबिलिटी नाम दे दिया। तो सोल्यूबिलिटी क्या हुई कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर, कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में मिला सकता था उतना जितना मिला दिया, है ना, जितना घुल सकता था उतना घुला दिया, तो वो जो अमाउंट थी उस अमाउंट को मैंने कह दिया सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं बार बार एट अ गिवन टेम्परेचर पर, और मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर करते तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर मैंने रूम टेम्परेचर पर या हीट करके कुछ सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में मिला दिए, है ना, ज्यादा टेम्परेचर पर, और फिर मैंने उसे क्या करते फ्रिज में ले जाकर के ठंडा कर दिया, उसका टेम्परेचर कूल कर दिया, कम कर दिया, तो क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो जो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो चुका था उसमें से कुछ सोल्यूट जो कि उस ठंडे टेम्परेचर पर जितना घुल सकता है उतना घुला रह जाएगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो उसमें से निकल के बाहर आ जाएगा, वो उसमें डिसॉल्व नहीं रहेगा, वो या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरने लगेगा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, है ना। तो हमें ये भी क्लियर हो गया कि टेम्परेचर पर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर घटाने पर सोल्युबिलिटी घट जाती है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था कि जितना घुल सकता उतना घोल दिया हमने और तो अब सॉल्यूशन बना दिया, है ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व कर दिया और जो सॉल्यूशन बना वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि जितना डिसॉल्व हो सकता था अगर मैंने उससे कम रखी अमाउंट, तो मतलब अभी भी अगर गुंजाइश है, अभी भी और मैं सॉल्यूट मिला सकता हूं सॉल्वेंट में, तो उस पॉइंट पर, उस लेवल पर वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अभी मैं उसमें और सॉल्यूट मिला सकता हूं लेकिन मिला नहीं रहा हूं, है ना, कम सॉल्यूट मिला हुआ, जितना मिला सकता हूं उससे कम सॉल्यूट मिला हुआ है सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, इसका जवाब आपको देना है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड थे वो मेरे कहीं ना कहीं क्या थे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन थे, हाँ या ना, ये आप खुद सोचो, है ना। वैसे मेरे नजरिए में तो होने तो चाहिए भाई, है ना। तो देखो आप, अब हम देखेंगे आगे कि जो कंसंट्रेशन है, जो भी हमने देखा कि मात्रा, अमाउंट सॉल्यूशन की, इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, कंपेयर करके, कि जो मेरा सॉल्यूट की अमाउंट है सॉल्यूशन में, या तो मैं उसको कंपेयर करूं सॉल्यूशन की, कि जो टोटल सॉल्यूशन बना, टोटल सॉल्यूशन में अमाउंट किस किस की जुड़ी हुई है, सॉल्यूट की भी जुड़ी है और सॉल्वेंट की भी जुड़ी हुई है, दोनों की अमाउंट जुड़ के एक जो टोटल सॉल्यूशन बना उसकी अमाउंट निकल कर आई। तो उस टोटल अमाउंट में, उस सॉल्यूशन के अमाउंट में सॉल्यूट कितना है, अगर ये कंपेयर कर दूं, उनका रेशो निकाल दूं, तब भी क्या आ जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन आ जाएगा सॉल्यूट का। या फिर सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट मिलाया तो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैंने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, उससे मेरी क्या आ जाएगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो ये कि सॉल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी डिसॉल्व की गई है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट का या तो मास ले सकते हैं या वॉल्यूम ले सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो दो तरीके से आ जाएगा, कि कितना सॉल्यूशन के अमाउंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, या फिर कितने सॉल्वेंट के अमाउंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट मिलाया गया है। और ये जो अमाउंट हम ले रहे हैं, या तो ये हम वॉल्यूम में ले सकते हैं सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का, या फिर मास में ले सकते हैं। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं हमारे दो और मेथड जिससे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन की परसेंटेज में, जैसे कि मास बाय मास परसेंट, मतलब सॉल्यूशन का कितना मास है उसमें सॉल्यूट का कितना मास परसेंट है ना। जैसे कि आप निकालते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स फ्रॉम मैक्सिमम मार्क्स, आपके 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हो गए 500 और मान लो आए आपके 400, तो आप क्या करते हो 400 अपॉन 500 इंटू में 100 करते हो,
और आपके क्या आ जाते हैं, वहां पे परसेंटेज आ जाती है आपकी। और वो परसेंटेज का मतलब क्या है कि ये आपकी परसेंटेज आ गई, ये आपके ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज है कि वो जो टोटल मार्क्स थे उसमें आपके मार्क्स का परसेंट कितना है, यानी कि कितना हिस्सा आपको मिला है ना। तो ये क्या हुआ हमारा मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का जो मास है उसमें से सोल्यूट का मास कितना है, और इंटू में 100 कर देते हैं तो परसेंटेज आ ही जाती है। फिर इसी तरह हम मास बाय मास की जगह मास बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना रहा सॉल्यूशन का, उसमें सोल्यूट का कितना मास परसेंट है, और इंटू 100 कर दे तो वही परसेंटेज आ ही जाती है। तो अब इसी से रिलेटेड हम देखते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल। देखिए ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, है ना, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कह रहा है, देखो आप पहचान लोगे कि सॉल्यूशन में दो चीज होती है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और पता है कि सॉल्वेंट वो है जिसमें कोई चीज मिलाई जा रही है, और सोल्यूट वो है जो मिलाया जा रहा है। और एक पहचान हो रहा है कि सॉल्वेंट ज्यादातर ज्यादा अमाउंट में रहता है और सोल्यूट कम अमाउंट में रहता है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्यूट पहचानना है। तो सोल्यूट कौन हुआ हमारा, ऑब्वियसली कॉमन साल्ट हुआ 40 ग्राम। तो हर न्यूमेरिकल करने की तरह जैसे हम हर न्यूमेरिकल करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या क्या है, मास ऑफ सोल्यूट दे दिया हमें, क्या दे दिया, मास ऑफ सोल्यूट दे दिया। और कितना दिया है मास ऑफ सोल्यूट, वो दिया हमें 40 ग्राम, है ना, क्या दे दिया हमें 40 ग्राम। और मास ऑफ सोलवेंट भी दे दिया, मास ऑफ सोलवेंट भी दे दिया, वो कितना दिया है हमें 320 ग्राम। कितना दे दिया 320 ग्राम। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट, है ना। देखो दो तरीके से निकालने का फॉर्मूला हमें दिया गया है, मास बाय मास होगा या मास बाय वॉल्यूम होगा। मास बाय वॉल्यूम हो तो उसके वाला फॉर्मूला लेंगे, पर यहाँ मास बाय मास है तो मास बाय मास वाला फॉर्मूला लेंगे। और मास बाय मास परसेंट में क्या पूछता है, देखो फॉर्मूला लगाना हमें कौन से वाला, मास बाय मास वाला। तो ये हो गया मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो लिख दो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सोलवेंट नहीं लिखना, याद रखना ये चीज, यहां गलती नहीं करनी। हमें क्या लिखना, मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, सोलवेंट नहीं लिखना। फॉर्मूले में सोलवेंट कहीं भी नहीं है, सोल्यूट और सॉल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूट का मास निकालते हैं हम हमेशा, है ना, कि सोल्यूट हमने कितना मिलाया। तो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन का मास है, हमें दिया हुआ किसका, सोलवेंट का, पर सोलवेंट के साथ साथ सोल्यूट का तो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का निकालने के लिए टोटल कर देंगे इतना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है हमारा, जब हमने इन दोनों को मिलाया तो वो सॉल्यूशन बना, और इन दोनों को मिलाया मतलब इनके मास को मिलाया। तो 40 ग्राम मिलाया 320 में, तो टोटल मेरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का बना होगा, 40 प्लस 320 कितना बन गया होगा, 60 बन गया होगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अपना फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दूंगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया 40 प्लस 320 कितना बन गया 40 प्लस में 320, और इंटू में क्या आ गया हमारा 100 आ गया, ये लो इंटू में 100 आ गया, है ना। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, यहां से 40 अपॉन 360 क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 360 इंटू में 100। अब एक जीरो से एक जीरो गया, है ना, और फिर उसके बाद ये गया 4 10 जा 40 और 4 9 जा 36। फिर उसके बाद ये 100 अपॉन 9 है, तो देखो 100 अपॉन 9 को कैसे काटोगे, 9 1 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 100 बच गया, फिर दोबारा 10 9 1 जा 9। तो ये कह रहा है कि 9 1 जा 9 9 1 जा 9, फिर पॉइंट लगा, फिर दोबारा 10 बच गया, फिर दोबारा 9 1 जा 9। तो ऐसे 11.111 चलता जाएगा। तो हमारा क्या आ गया सोल्व होके 11.1%, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम सॉल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इन दो मेथड्स का यूज करके। अब होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन देखने के बाद हम देखेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन क्या है,
सर जैसे कि हमने देखा होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूशन था उसमें जो पार्टिकल्स थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना, इवनली क्या थे, डिसॉल्व थे, मिक्स थे आपस में। तो उसका मैं कोई भी पार्ट उठा के देख रहा था तो हर एक सॉल्यूशन के हर एक पार्ट में जो उसका मिक्सचर का वो था एक रेशो, वो क्या था, बराबर था पूरे में। मतलब कोई भी पार्ट लो उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे वो बराबर तरीके से क्या थे, सेम तरीके से आपस में मिक्स थे। लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो पाते पूरी तरह, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड दिखाई देते हैं हमें इसके मिक्सचर में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर बना के दिखाया था जिसमें मैंने क्या किया था, वाटर में सॉइल डाल दी थी, मिट्टी डाल दी थी, और हमें दिखा था कि किस तरह जैसे मैं उसको मिट्टी को हिला रहा था वाटर में तो वो उसमें हमें पानी में फैली हुई दिख रही थी, लेकिन वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई थी, वो पानी में तैर रही थी, एक तरीके से सस्पेंडेड थी, लटकी हुई थी एक तरीके से पानी में उसके पार्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन होते हैं मिक्सचर, उनके अंदर जो सोल्यूट होते हैं उनके पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं और डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। और तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे एक सोइल है, ये इसके अंदर क्या बैठ गई है, नीचे की तरफ बैठ गई इसके पार्टिकल्स। तो ये इसकी क्या है, जो प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं नेकेड आई से, जैसे कि हमें साफ साफ इसके पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। और जो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये हमने देख लिया कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कि कहीं तो जो है थोड़ा डिसॉल्व, तो कुछ थोड़े पार्टिकल्स हुए हैं, लेकिन मोस्टली पार्टिकल्स जो है डिसॉल्व नहीं हुए, वो नीचे बैठ गए हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जिसके पार्टिकल्स है वो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, क्लियरली मुझे नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स, है ना। और फिर ये कह रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा होमोजेनियस मिक्सचर में, मैंने इसमें लाइट मारी थी और वाटर और सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में, और वो कहाँ गई थी, लाइट पार निकल गई थी बिना डिस्टर्ब हुए लाइट की डायरेक्शन। तो लाइट जैसे सीधी आई वो सीधी निकल गई, तो वो स्कैटर नहीं हुई, फैली नहीं, है ना। तो फैला हुआ कोई पाथ भी नहीं दिख रहा था उसका। लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल के अंदर जो लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है, जिस वजह से जो स्कैटर होने के बाद जो ओरिजिनल पाथ था वो लाइट के पार मुझे जाता हुआ नहीं नजर आएगा, उसकी जगह पे जो लाइट फैल गई वो फैली हुई लाइट नजर आएगी, फैला हुआ पाथ मुझे नजर आएगा। तो इसकी ये अगली एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बीम ऑफ लाइट को फैला देते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो सस्पेंशन होते हैं ये एक अनस्टेबल मिक्सचर है। अनस्टेबल मिक्सचर मतलब ये पूरी तरीके से आपस में मिक्स नहीं हो पाते, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती। जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा उसमें साल्ट और वाटर जो है आपस में स्टेबल थे, मतलब मैं इनको चाहे 10 घंटे छोड़ दूं ना या 2 दिन छोड़ दूं, वो साल्ट उसमें वाटर में मिक्स ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो पानी साल्ट नीचे बैठ जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि अनस्टेबल मिक्सचर है तो इसके जो पार्टिकल्स है, जैसे ही मैं उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ूंगा इस मिक्सचर को, तो इसके पार्टिकल्स जो है नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे बॉटम सरफेस में। आपको नजर आ रहे होंगे पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम पार्टिकल इसको मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो ये भी हमारी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और क्योंकि इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं तो मैं धीरे धीरे पानी को बिना हिलाए एक साधारण से फिल्टर पेपर में से भी इसको पास करवाऊंगा ना, तो क्या होगा, इसका पानी अलग हो जाएगा और मिट्टी अलग हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि मैं फिजिकल प्रोसेस से एक सस्पेंशन मिक्सचर के सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर सकता हूं, अलग कर सकता हूं। फिर जैसे कि फिल्ट्रेशन हमने किया अभी। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो सस्पेंशन है, जब उसके पार्टिकल जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि जब बैठे नहीं है वो सस्पेंडेड है, पानी में घूम रहे हैं इसके पार्टिकल्स सस्पेंशन के, मिट्टी के, है ना, सोल्यूट के, तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, जिस वजह से वो लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लाइट उनसे टकराती है, फैल जाती है। लेकिन जब बड़े बड़े पार्टिकल्स इसके नीचे बैठ गए, जो कि हमें क्लियरली विजिबल है नेक्ड आई से, तो अब कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं नहीं जिनसे लाइट टकराएगी। तो लाइट सेटल डाउन होने के बाद लाइट इसमें से अगर मैं पास करूं तो वो बिना स्कैटर हुए पास हो जाएगी। तो अब हम करके देखते हैं लाइट, जिससे हम क्या करेंगे, इसको स्कैटर करके देखेंगे कि लाइट को जब मैं क्या करूंगा, स्कैटर करूंगा इसके अंदर से। उसके लिए मुझे जो पार्टिकल्स नीचे इसमें बैठ गए, सेटल डाउन हो चुके हैं, जो कि मुझे दिखाना था आपको सेटल डाउन, उसके लिए मैंने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा था। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को इसमें दोबारा से सस्पेंडेड करना पड़ेगा। अब देखो ये पार्टिकल्स क्या हो गए, सस्पेंडेड हो गए। अब हम इसमें से क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। तो देखिए ये मैंने लाइट जलाई, क्या लाइट इसमें से पार होती नजर आ रही है आपको,
इसमें लाइट आ तो रही है, अंदर घुस भी रही है इसमें मिक्सचर में, लेकिन लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। आपको नजर आ रहा होगा, देखो लाइट इसमें क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, लाइट फैल रही है, लाइट इसके पार नहीं जा रही है ना। किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो, लाइट इसके पार जा तो रही होगी, लेकिन एक जो पाथ, एक फिक्स पाथ में आ रही थी, उस पाथ में नहीं जा रही। लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है इसमें, है ना। क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। तो ये था हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू सस्पेंशन। और कोलोइडल में भी कुछ इस तरह क्या होती है, लाइट स्कैटर हो जाती है, जो भी हम आगे देखेंगे। अब होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन देखने के बाद और हेटेरोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंशन देखने के बाद इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर का ही कोलोइड, जिसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन क्यों बोला हमने, जबकि सॉल्यूशन तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर था और कोलोइड एक हेटेरोजेनियस है ना। और अब क्योंकि हमने होमोजेनियस मिक्सचर में देखा सॉल्यूशन, जिसके जो पार्टिकल्स है वो इवनली जो है मिक्स्ड है पूरे मिक्सचर में, है ना। लेकिन जो हमारा सस्पेंशन था उसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, जो कि मिक्स नहीं हो रहे सॉल्यूशन में, जिस वजह से हम सॉल्यूशन ही नहीं कह रहे, उस मिक्सचर में वो क्या नहीं हो रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहे पूरी तरीके से। क्योंकि जब हम उसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, तो उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, है ना। वही जो हमारा सॉल्यूशन था, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, वो घुले रहते हैं। इन दोनों के बीच में कहीं दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी लेकर के आता है हमारा कोलोइड, और जिस वजह से हम इसे कह देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन भी कह देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट कोलोइडल सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। सस्पेंशन की तरह ऐसा नहीं कि कहीं थोड़े कम पार्टिकल है, कहीं ज्यादा पार्टिकल है ना। इसमें पूरे मिक्सचर में एक जैसे पार्टिकल है सॉल्यूशन की तरह, जिस वजह से हम इसे बोल रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। और क्योंकि इसके जो ऐसा क्योंकि जो है इवनली थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, क्योंकि जो इसका पार्टिकल्स हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर की तरह ही स्मॉल इन साइज है, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर जितने छोटे नहीं है ना। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन जितने या होमोजेनियस मिक्सचर के जितने छोटे तो नहीं है, पर काफी छोटे हैं। किससे, हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स से। सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े थे, जो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, है ना। इसके पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उनसे काफी छोटे हैं, लेकिन सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स हैं, है ना। और ये सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल्स हैं, इसीलिए क्या कर सकते हैं, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, इसीलिए क्या माना गया, ये माना गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हमारा ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स हमने देखा इतने छोटे हैं, किससे, सस्पेंशन से, जिस वजह से हमने इसको क्या माना, लेकिन सॉल्यूशन से बड़े हैं, जिस वजह से हमने इसको क्या माना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर मान लिया। और ये हमारे क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इस बीम ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। और इसी बीम ऑफ लाइट का स्कैटर होना, है ना, इसी बीम ऑफ लाइट को क्या होना, स्कैटर होना, लाइट का फैल जाना, किसकी वजह से, उनके पार्टिकल से लाइट का टकरा करके फैल जाना, और उस लाइट का विजिबल होना, उसका पाथ विजिबल होना, जो लाइट फैली है उसका पाथ विजिबल होना, क्या कहलाता है, हमारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जो कि आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, घर की किसी विंडो से लाइट आती है तो रूम में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो लाइट आती हुई हमें नजर आ रही है कि इस पाथ से ऐसे लाइट नजर आ रही है। अगर वहां कोई पार्टिकल ही मौजूद ना हो तो वो हमें लाइट आती हुई नजर नहीं आएगी, बस रूम में रोशनी नजर आ जाएगी। ठीक है, वो हो क्यों रहा है, क्योंकि पार्टिकल से लाइट टकरा रही है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, जिस वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, और इस इफेक्ट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। वहीं ये पेड़ों से जब लाइट आती है ना, छन के, उनकी पत्तियों के बीच में से लाइट निकल के आ रही होती है और जमीन पर पड़ रही होती है कहीं कहीं, तो वो भी लाइट आती हुई हमें नजर आ रही है। वो भी क्या है, हमारा टिंडल इफेक्ट की वजह से वो काम हमारा हो रहा है कि पाथ जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो रहा है, स्कैटर हुई लाइट का, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्योंकि एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो इसके पार्टिकल्स जो भी हमने ऊपर देखा वो बहुत छोटे हैं, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने बड़े भी हैं कि वो लाइट को क्या कर सकते हैं, स्कैटर
कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मिल्क सॉल्यूशन, मैंने वाटर में मिल्क बना दिया। हमने अभी सस्पेंशन में देखा था कि जो उसके पार्टिकल्स थे नीचे सेटल डाउन हो गए थे, बॉटम पे नीचे सरफेस पर बैठ गए थे। लेकिन ये हमारा क्या है, मिल्क सॉल्यूशन है। मिल्क की कुछ मैंने ड्रॉप्स ही क्या मिलाई थी, वाटर में मिला दी थी और उसका सॉल्यूशन बनाया था कि अगर ये हमारा क्या नाम पार्टिकल्स बड़े होते तो क्या होता, इसके पार्टिकल्स भी नीचे बैठ जाते सरफेस पे। लेकिन इसके पार्टिकल्स नीचे सरफेस पर नहीं बैठे, लगभग 1 घंटा इसको सॉल्यूशन को बनाए हुए हो चुका है और जो हमारा सस्पेंशन था उसके पार्टिकल्स 15 मिनट में नीचे बैठ गए थे। लेकिन इसके पार्टिकल्स जो है हमारे नीचे नहीं बैठे हैं। तो ये पार्टिकल्स इसी से हमें पता चला क्या कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे मिक्सचर में, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कोलोइडल सॉल्यूशन बोला। और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ये भी हमने देख लिया कि इतने छोटे हैं, पूरी तरह मिक्स हैं कि सेटल डाउन नहीं होते, नीचे बैठते नहीं है। जब हम इसे अनडिस्टर्ब यानी कि बिना डिस्टर्ब किए कहीं रख दूं तो 2 घंटे बाद भी देखूंगा या 2 दिन बाद भी देखूंगा तो ये पार्टिकल्स इसके नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि वो बहुत छोटे, लाइट है, हल्के हैं, है ना। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलोइड्स है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब जो सॉल्यूशन जैसा बन गया वो वैसा रहेगा। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं हो सकते। जैसे कि हमने देखा था सस्पेंशन के अंदर उसकी सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी जब मैंने सॉइल मिलाई वाटर में, तो और उसके जो ऊपर वाटर बचा उसको फिल्टर पेपर में से मैं क्या करूंगा, पास करूंगा तो वाटर अलग हो जाएगा और सॉइल अलग हो जाएगी। तो सिंपली फिल्टर करके फिल्ट्रेशन से मैंने उसको क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। लेकिन इसको मैं फिल्टर करके अलग नहीं कर सकता क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो छोटे हैं वो फिल्टर पेपर में से ही पास होके कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन में, है ना। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है मैं वो एक टेक्निक से क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं, जो कि हम कह सकते हैं कि स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम क्या है हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या पार्टिकल्स है, क्या टेक्निक है। आपने देखा होगा कि मट्ठा या छाय में से क्या निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, दूध में से भिगो करके हम क्या निकालते हैं, गांव वगैरह में आपने देखा होगा हांडी हुआ करती थी, उसमें बीच में क्या लगी रहती थी, लकड़ी की रोड लगी रहती थी। हम उसे क्या करते थे, रोटेट करते थे। क्या करते थे, रोटेट करते थे, जिस वजह से उसके जो पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे कहां आकर लग जाते थे, साइड में आकर लग जाते थे और उसमें से हम मक्खन निकाल लेते थे। तो वही हमारा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है कि सेंटर की तरफ, सेंटर में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है उसको रोटेट करने में और सारे पार्टिकल्स कहां आ गए हैं, बड़े बड़े साइड में आ गए हैं और पार्टिकल्स क्या हो गए, सॉल्यूशन से अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। अभी इसमें कुछ आगे जानते हैं। अभी हमने देखा कि जो लाइट है वो स्कैटर होती है ना। हमने सॉल्यूशन में देखा था लाइट में वाटर साल्ट सॉल्यूशन में से मार रहा था, उसकी जो बीम ऑफ लाइट थी वो एज इट इज जाती दिख रही थी, उसमें से पार निकल गई थी, उसमें से बाहर निकलने के बाद भी वही सेम पाथ हमें नजर आ रहा था। और सस्पेंशन में क्या हुआ था, लाइट स्कैटर हो गई थी, तो उसके बाहर जो लाइट जा रही थी, लाइट तो बाहर जा रही थी लेकिन स्कैटर हो गई थी क्योंकि जिस वजह से एक पाथ नजर नहीं आ रहा था। सेम हमें इसमें देखने को मिलेगा कि लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी जिस वजह से उसका पाथ ग्लास के बाहर सेम पाथ नजर नहीं आएगा, लाइट फैली हुई नजर आएगी। तो देखते हैं, ये मैंने लाइट को हमारा ग्लास में आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं ग्लास में लाइट मार रहा हूं तो जैसे ग्लास में मैं लाइट क्या कर रहा हूं, मार रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो इसका पाथ है वो नजर नहीं आ रहा, दूसरी साइड पे बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है अंदर की तरफ ही क्या हो गई है, इसके स्कैटर हो गई है, पार्टिकल्स से टकरा करके लाइट के पार्टिकल्स फैल गए हैं। तो लाइट क्या हो गई, स्कैटर हो गई, फैल गई, जिस वजह से हमें इसका पाथ जो है ओरिजिनल वाला नजर नहीं आ रहा, स्कैटर हुआ वाला पाथ हमें नजर आ रहा है। मतलब नजर आ रहा है क्लियरली कि लाइट जो है कैसे स्कैटर हो गई है। हमने सॉल्यूशन में देखा था कि किस तरह से उसमें दो उसके कंपोनेंट रहते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। सोल्यूट रहता है जिसको मिलाया जाता है जो कि कम मात्रा में होता है, सोलवेंट होता है जिसमें मिलाया जाता है सोलिड को जो कि ज्यादा मात्रा में होता है, सोलवेंट, है ना। ठीक उसी तरह हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में या कोलोइड में भी हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस या फिर डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, अभी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, ये भी ठीक सोल्यूट और सोलवेंट की ही तरह है। डिस्पर्स्ड फेस होता है जिसे मिलाया जाता है
और डिस्पर्स मीडियम होता है जिसमें मिलाया जाता है। तो डिस्पर्स फेज क्योंकि वो मिलाया जा रहा है तो वो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है जो कि कम मात्रा में रहता है। और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा क्या है, जिसमें मिलाया जा रहा है डिस्पर्स फेज को, तो ये क्या कहलाएगा, सोलवेंट की तरह हो जाएगा जो कि ज्यादा मात्रा में रहता है। कौन, डिस्पर्सिंग मीडियम। तो हमारे कोलॉइड में भी कंपोनेंट्स हुए थिक सॉल्यूशन की तरह, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। फेज को मिलाया जाएगा मीडियम में, तो फेज रहेगा कम मात्रा में सोल्यूट की तरह, मीडियम रहेगा ज्यादा मात्रा में सोलवेंट की तरह। तो देखते हैं कुछ इसके हमारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के एग्जांपल्स। देखिए अगर हम क्या देखो, डिस्पर्स्ड मीडियम ये हमारे ये डिस्पर्स्ड फेज है, तो मीडियम के अंदर फेज मिलाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस में क्या मिल रही है, लिक्विड मिल रही है, गैस में सॉलिड भी मिल रही है ना। इसी तरह इधर लिक्विड में एक बार सॉलिड लिक्विड गैस मिल रहे हैं, इधर सॉलिड में गैस लिक्विड सॉलिड मिल रहे हैं। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि पहला एग्जांपल है हमारा कि गैस में अगर मैं लिक्विड मिला दूं तो हमारा बनता है एरोसोल। उसको हम नाम दे देते हैं, उस कोलोइडल सॉल्यूशन को नाम दे देते हैं क्या, एरोसोल। इसके आगे फर्दर कुछ भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल जो मैंने नाम दिया कि जब भी मैं गैस में लिक्विड मिलाऊंगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, एरोसोल का नाम देंगे। उसके फर्दर एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, है ना। क्लाउड्स आप सभी को पता ही है कि बादल होते हैं, तो बादल में क्या होता है, हमारी ये गैस ही तो होती है, वो एयर एक तरीके की गैस है, और उसके अंदर क्या मिक्स्ड है, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्स्ड है हमारे, तो उसमें गैस में क्या है, हमारा लिक्विड है। तो वो किसका एग्जांपल हुआ, एरोसोल का एग्जांपल हुआ, जिसमें गैस में लिक्विड मौजूद है। ठीक इसी तरह हमारी गैस में जब हम सॉलिड मिला दें तब भी उसे हम क्या नाम देते हैं, एरोसोल ही नाम देते हैं, कि गैस में चाहे लिक्विड मिला लो चाहे सॉलिड मिला लो, हमने उस कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या नाम दिया, एरोसोल का नाम दे दिया। ठीक है, तो गैस में सॉलिड मिलाने पर भी क्या बना, एरोसोल बना। जैसे कि स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, है ना, स्मोक भी आपको पता है, और ऑटोमोबाइल मतलब हमारी गाड़ियां, एग्जॉस्ट उनका जो निकलता है, उनके पीछे होता है ना साइलेंसर में से, जनरल वर्ड हम बोलते हैं साइलेंसर, उसमें से निकल रहा होता है धुआं। तो वो धुआं क्या है, वो धुआं तो है गैस, उसका वेस्ट कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि हमारे लिए हार्मफुल गैसेस होती हैं, है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो वो किसका एग्जांपल हुआ, गैस के अंदर सॉलिड का, जिसका नाम कर दिया हमने एरोसोल, और उसके एग्जांपल्स कौन हो गए, स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फिर ये कह रहा है कि अब गैस में लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, लेकिन गैस में मैंने गैस नहीं लिखी, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि जब गैस में गैस मिलाते हैं तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनता, वो बन जाता है सिर्फ सॉल्यूशन, जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, जिस वजह से हमने उसका यहाँ पे नाम नहीं लिखा। और फिर इसके बाद आता है हमारा लिक्विड। लिक्विड के में एक एक करके तीनों मिलेंगे। एक बार जब लिक्विड में गैस मिली तो हमने क्या नाम रख दिया, उसका फोम नाम रख दिया, है ना। मतलब जब भी मैं लिक्विड में क्या मिलाऊंगा, गैस मिलाऊंगा, तो उसका जो एक मिक्सचर तैयार होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, उसका मैं नाम रख दूंगा फोम। अब फर्दर इस फोम के अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम, है ना, शेव करते हैं हम, आपने देखा होगा घर में अपने पापा को या बड़े भाई वगैरह को, जो मेल होते हैं वो कैसे करते हैं, शेव करते हैं बियर्ड को, तो वो किससे करते हैं, उस पर शेविंग क्रीम लगाते हैं ब्रश पे और फिर शेव करते हैं। तो वो शेविंग क्रीम जो है वो किसका एग्जांपल है, फोम का। और फोम क्या है, जो हमने लिक्विड में क्या मिला दी, गैस मिला दी। फिर इसके बाद ये कह रहा है लिक्विड में जब मैं लिक्विड मिला दूं, वैसे तो लिक्विड में लिक्विड मिलाने पर होमोजेनियस मिक्सचर भी बनता है ना, सॉल्यूशन भी बनता है, जब पूरी तरह पार्टिकल्स आपस में इवनली मिक्स हो जाए, है ना, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। लेकिन जब यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, एक ऐसा मिक्सचर बने जिसमें मैंने लिक्विड में लिक्विड तो मिलाया लेकिन वो पूरी तरह आपस में मिक्स नहीं हुए, तो क्या बनता है, हमारा इमल्शन बनता है ना। जब लिक्विड में लिक्विड मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा, अगर वो क्या नहीं हुए, यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स नहीं हुए। जैसे कि हमारा मिल्क, हमने देखा कि मिल्क सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन होता या होमोजेनियस मिक्सचर होता तो लाइट उसमें बिना क्या हुए, स्कैटर हुए पार निकल जाती, लेकिन उसमें लाइट क्या हुआ, मिल्क में पूरे ग्लास में स्कैटर हो गई, पूरे ग्लास में फैल गई, और हमें पूरा पाथ विजिबल हुआ, स्कैटर हुआ, ग्लास के अंदर पूरा नजर आया किस तरीके से ग्लास में मिल्क के अंदर ही लाइट क्या होगी, फैल गई है। तो ये पार्टिकल से लाइट टकराई, अलग अलग डायरेक्शन में गई और पूरी चारों तरफ डायरेक्शन में लाइट ग्लास के अंदर ही फैल गई, है ना। पार तो निकली होगी लेकिन वो एक पाथ में नहीं निकली पार, और जो कि हमें एक पाथ नजर नहीं आया।
फैला हुआ पाथ नजर आया, है ना। तो वो हमारा क्या था, जब हमने क्या मिला, लिक्विड में लिक्विड मिला और क्या बना, इमल्शन बना, जो कि हमने देखा एग्जांपल मिल्क। या फिर फेस क्रीम, है ना, फेस पर आप देखते होंगे आप घरों पे जब भी मॉइस्चराइजर या कोई भी हम फेस वगैरह पे या स्किन पे क्या लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं, वो भी क्या बनी हमारी, किसका एग्जांपल है, लिक्विड में लिक्विड का एग्जांपल है, जिसको नाम क्या दिया हमने, इमल्शन। फिर उसके बाद अब लिक्विड में हमारा गैस हो गई, लिक्विड में लिक्विड हो गया, अब आता लिक्विड में सॉलिड। और लिक्विड में जब भी मैं सॉलिड मिला दूंगा तो एक सोल नाम का हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। मतलब जनरल मैंने एक नेम दे दिया कि जब भी लिक्विड में सॉलिड मिलाऊंगा तो एक जो मिक्सचर तैयार होगा कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको क्या नाम दूंगा, मैं सोल नाम दूंगा। फर्दर जिसके एग्जांपल होगा हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। मड हमारा आपको पता होगा कीचड़ होता है ना, कीचड़ में भी क्या है तो वो आपने देखा होगा लिक्विड है तो सही, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों हाई इतनी ज्यादा डेंसिटी वाटर से या किसी और दूसरे लिक्विड से, क्योंकि उसमें लिक्विड के अंदर लिक्विड या गैस नहीं है, लिक्विड के अंदर सॉलिड मौजूद है, जिस वजह से वो काफी हैवी होता है ना। और उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, सोल का नाम देते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया हमारा मड। फिर इसके बाद आता है हमारा सॉलिड। अब हमने गैस में देख लिया लिक्विड सॉलिड मिल गए, गैस में गैस तो हमारा होमोजेनियस हो जाता है ना, कोलोइडल के अंदर लिक्विड और गैस, गैस के अंदर लिक्विड और सॉलिड मिल गए। फिर लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड और सॉलिड मिल गए। अब सॉलिड के अंदर देखेंगे कि करके गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जब भी मैं सॉलिड में गैस मिलाऊंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा, है ना। आपने सुना होगा कि फोम के गद्दे या फोम की ये चीज है ना, फोम की अलग अलग चीजें आपने सुनी होगी। जनरली आपने फोम वर्ड भी सुना होगा कि ये फोम का है ना। तो वो क्या चीज है, जब भी मैं सॉलिड में क्या मिला दूंगा, गैस मिला दूंगा, मतलब मैंने सॉलिड लिया, उसके अंदर उसके पार्टिकल्स के बीच में मैंने क्या भर दी, गैस भर दी, जिस वजह से वो थोड़ा क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और उसका क्या नाम दिया मैंने, फोम नाम दे दिया। और उस फोम के एग्जाम्पल फोम ही है खुद, एक तो है ना, फोम वगैरह, गद्दे वगैरह। एक रबड़ भी है ना, रबर वगैरह जो भी रबर की चीज होती है वो क्या है हमारी, सॉलिड के अंदर गैस भर दी है, जिसको क्या नाम दिया, फोम नाम दिया। तो रबड़ भी फोम का एग्जांपल हो गया। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आपने देखा है ना कि स्पॉन्ज जैसे किचन में होता है हमारे, स्पॉन्ज का हमारा क्या रहता है, जिससे हम बर्तन वगैरह साफ कर देते हैं। तो स्पॉन्ज भी किसका एग्जांपल हो गया हमारा, सॉलिड में जब गैस मिलाऊंगा, फोम का एग्जांपल हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है सॉलिड के अंदर जब मैं लिक्विड मिला दूं, तो सॉलिड के अंदर जब भी मैं लिक्विड मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, जेल बनेगा, है ना। क्या बनेगा, जेल बनेगा। जैसे कि जेल आपने सुना ना, हेयर जेल, है ना, जेल क्या लगा दिया, बालों में जेल लगा दिया। तो वो क्या है, मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कौन से पार्टिकल मिला दिए, लिक्विड के पार्टिकल्स मिक्स कर दिए, तो वो क्या तैयार हुआ, मेरा जेल बन के तैयार हो गया। जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जेली, है ना, जेली खाने वाली जेली होती है, वो भी क्या है, सॉलिड में लिक्विड मिला दी। चीज होता है, चीज, बटर वगैरह, वो सब क्या है, सॉलिड के अंदर क्या मिक्स है, वो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स मिक्स्ड है। फिर उसके बाद है हमारा सॉलिड के अंदर सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दूं तो क्या बनता है, तो बनता है सॉलिड सोल। जैसे कि हमारा सोल बना था ना सिर्फ जब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाया तो सोल बना, लेकिन जब सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दूंगा तो क्या बनेगा, सॉलिड सोल, मतलब मजबूत सोल बनेगा। और भी जिसके एग्जांपल क्या, हमारे मिल्की ग्लास वगैरह, ये जेमस्टोन वगैरह है ना, जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे, अलग अलग कलर के पत्थर देखे होंगे आपने। या फिर मिल्की ग्लास आपने देखा होगा, जो व्हाइट कलर का रहता है, थोड़ा सा मिल्की कलर का ग्लास रहता है ना। जनरली ग्लास कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, आर पार देख सकते हैं हम, लेकिन मिल्की ग्लास भी होते हैं कुछ। जब वो जो कि कब बनते हैं, ये जेमस्टोन्स कब बनते हैं, जब मैं क्या मिला दूं, सॉलिड में सॉलिड मिला दूं, जो कि क्या बनते हैं, सॉलिड सोल बनते हैं। और सॉलिड सोल के ये एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी हमने देखे एग्जांपल्स किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन के। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले मिक्सचर, फिर मिक्सचर के बाद पढ़ा होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, फिर होमोजीनियस मिक्सचर में देखा हमने सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर देखा सस्पेंशन और कोलोइडल, और फिर देखे कोलोइडल के कुछ एग्जांपल्स। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इन मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है हमारी अगली वीडियो में।